हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस एवरीवन। जी मैम आप विजिबल भी। स्टार्ट करें? चलो ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life। चलो तैयार मेंस लेवल पैराजंबल्स के लिए? तो थोड़ा सा इजी से स्टार्ट करेंगे मेंस लेवल में, और फिर धीरे 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 करके हम नंबर ऑफ सेंटेंसेस और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 से 5 मिनट का टाइम मिलेगा। एक्साइटेड एवरीवन? स्टार्ट करें। हाउ इज द जोश? आई होप इट इज एक्सट्रीमली हाई। तो ये रहा पहला पैराजंबल आपकी स्क्रीन पे। जब भी आपको पैराजंबल के अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या कोशिश रहता है कि जो हमें मिक्स्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उनको सबसे पहले करें। तो हमको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है ना, तो सबसे पहले हम इस वाले सेंटेंस को पहले करते हैं। ठीक है, तो मुझे इसको एक बार अरेंज करके बता दो। तो फ्रेज रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको करेंगे। साथ में करते हैं, पहला है ना, फिर अगली बार करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगी। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड of the nation 5 years ago, traveling nearly 2500 kilometers, he moved to the southern tip। अच्छा, सदर्न टिप ऑफ द कंट्री होगा, कंट्री की तो सदर्न टिप होगी। सदर्न टिप का मतलब क्या है? सबसे नीचे वाली टिप। तो हमको ये समझ में आया कि डी और बी का पेयर है। तो ये सदर्न में टिप ऑफ द कंट्री गया 5 साल पहले, फ्रॉम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। उन्नाव। अब डी और बी का पेयर है तो सबसे पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। डी बी सी ई एंड ए, तो वो जो है सदर्न मोस्ट टिप पे गया कंट्री की 5 साल पहले। ट्रैवल किया उसने 2500 किलोमीटर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में। किसकी सर्च में? लाइवलीहुड की सर्च में। बिल्कुल मैच हो गया। आंसर क्या आ गया? आंसर इज। चलो अगला, फिलर का क्वेश्चन बाद में करते हैं। फिलर का क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे क्योंकि जब पैसेज पढ़ लेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे फिलर का कौन सा वर्ड आएगा। फ्रेज रीअरेंजमेंट पहले कर लेते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बाद में करते हैं। जिसमें पूरा पैराजंबल पढ़ने की जरूरत पड़ती है वो बाद में करेंगे, जिसमें वो पैराजंबल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ उसी लाइन से हो जाए, वो पहले करते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस पहले करते हैं? अगर कोई वर्ड स्वैप का क्वेश्चन दे रखा है वो आप पहले कर लोगे, वर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन दे रखा है वो आप पहले कर लोगे, फ्रेज रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन दे रखा है वो आप पहले कर लोगे। बाद में कौन से करोगे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस बाद में करोगे, फिलर्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बाद में करोगे। चलो अब पैराजंबल पे आते हैं। पहले एक बार खुद से ट्राई करोगे। 6 सेंटेंसेस का पैराजंबल है, सभी को 4 मिनट का टाइम दिया जा रहा है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए, टाइम इज अप, शैल वी डिस्कस करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक निकला। सबसे पहले बेटा हमने एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। वो कहता है, कौन कहता है भाई, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो लैक ऑफ जॉब्स एंड जॉब्स की जो कमी है और जो अच्छी सैलरी नहीं है घर पे, इसकी वजह से लोगों को चॉइस नहीं मिल रही है घर पे रह के काम करने की। एक ह्यूमिड मॉर्निंग में अगस्त में फिशिंग हार्बर में, मतलब फिशिंग एरिया में, कोलाचल में, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, राजकुमार कश्यप जो है 47 के हैं, इस बेंडिंग ओवर क्रेट्स, जो उन्होंने फिश पकड़ी है उसके ऊपर उसको मतलब एक तरीके से देख रहे हैं, हो सकता है स्टैंडिंग। राजकुमार, यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ फुल नेम लिखा हुआ था, इसका मतलब ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। राजकुमार और जो उनके दोस्त हैं उनके पास एक यूनिक स्टोरी नहीं है। पिछले 10 सालों में तमिलनाडु जो है बहुत ही ज़्यादा सॉट आफ्टर डेस्टिनेशंस है, मतलब बहुत लोग तमिलनाडु जाते हैं, नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट्स के बहुत लोग तमिलनाडु जाके काम करते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया था, ही लिखा हुआ था मतलब स्टार्टिंग नहीं हो सकता था। फिर से ही लिखा हुआ है, आज वो एक रूम शेयर कर रहे हैं, बाकी 3 उन्नाव से हैं, सब लोग क्या है, एम्प्लॉयड हैं सेम जगह, ठीक है। फिर से ही लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। वो 1000 रुपये पर डे कमाते हैं इन फ्रेश फिशेस को सेल करके। उनका जॉब है कि वो अलग अलग फिश को अलग अलग करते हैं, आइस बार को लोड करते हैं और बाकी काम करते हैं जो उनके एम्प्लॉयर उनको करने के लिए देते हैं। चलो, ये तो हमको क्लियर हो गया कि क्यों आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। अब हमें बात करनी है, कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो राजकुमार की ही बात करते हैं, है ना, क्योंकि हम क्यों में राजकुमार की बात कर रहे हैं, तो राजकुमार की ही बात करते हैं। अब ये ना एक तरीके से स्टोरी है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि वो जो है क्रेट्स के ऊपर बेंड कर रहे हैं फ्रेशली कॉट फिश, तो इनके बारे में कहाँ दे रखा है। पहले हम राजकुमार के बारे में बताएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इनके काम की बात हो रही है। तो इनके काम की बात और किस में हो रही है, मुझे आप ही लोग बताओगे क्यू के बाद क्या आएगा, आराम से बता दोगे। क्यू में उनके काम की बात हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो इसी बात को काम के बारे में कहाँ दे रखा है, क्यू की एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस में है। क्या मैं कह सकती हूँ क्यू की एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू में है कि वो 1000 रुपये पर डे कमाते हैं इन फ्रेश फिशेस को सेल करके। अच्छा, दूसरी हिंट यहाँ पे क्या थी बेटा, एक तो इस तरीके से आप समझ सकते थे, दूसरा कैसे समझ सकते थे कि यहाँ पे दीज लिखा हुआ था, कौन सी फ्रेश फिश जिसके ऊपर वो बेंड कर रहे हैं। तो क्या सभी को क्लियर है, क्यू और यू का पेयर होगा। चलो, अगला कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है राजकुमार एंड हिज फ्रेंड्स, राजकुमार और जो उनके दोस्त हैं उनकी कोई यूनिक स्टोरी नहीं है। तो राजकुमार के दोस्तों की और उनकी कोई यूनिक स्टोरी नहीं है। पिछले 10 सालों में तमिलनाडु जो है क्या है, सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे राजकुमार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सबकी बात हो रही है। और बाकी अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो बाकी सब में राजकुमार की बात हो रही है। तो क्या मैं कह सकती हूँ पहले मैं राजकुमार की बात कंप्लीट करूंगी और फिर बाकी सब की बात करेंगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि आर लास्ट में आएगा। स्ट्रैटेजी सीखना, अभी हम मेंस लेवल कर रहे हैं, प्री लेवल जितना आसान नहीं है कि तुरंत की तुरंत कनेक्टर मिल जाएगा, तुरंत की तुरंत कनेक्शंस मिल जाएंगे। तो क्या सभी को ये बात क्लियर है कि आर जो है लास्ट में आएगा, क्योंकि आर में सिर्फ राजकुमार की नहीं सबकी बात हो रही है। नॉर्मली एक ऑथर ने कंक्लूजन दिया इस पूरे पैसेज का कि भाई तमिलनाडु बहुत लोग जाते हैं काम करने। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स में राजकुमार की बात हो रही थी। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस क्या होगा जिन तीनों में राजकुमार की बात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं, उनकी कहानी शुरू हुई। कहानी शुरू हुई तो वो मूव करे थे लाइवलीहुड को ढूंढते हुए। लगभग कितना टाइम पहले मूव करे थे, 5 साल पहले वो मूव करे थे। हमने उनकी पुरानी बात करी, कहानी बता रहे हैं हम उनकी। मूव करे, पास्ट उनका, फिर उनका प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट किस में दिया हुआ है, टुडे। आज उनका प्रेजेंट क्या है कि आज वो रूम शेयर कर रहे हैं। क्या एस और टी का पेयर सभी को क्लियर है। चलो, अब एस और टी का पेयर बन गया कि वो मूव कर गए और आज उनके पास रूम है और जिसमें 3 लोग उन्नाव के और तीनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब तीनों जगह तीनों लोग ही मूव कर रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या है, मुझे बस ये आइडेंटिफाई करना है कि पी की पोजिशनिंग क्या होगी। एक मेरा एस और टी का पेयर बन चुका है,
अब व्हाट आई हैव टू आइडेंटिफाई इज पी कहाँ आएगा। पी लिखा हुआ है ही सेज द लैक ऑफ जॉब्स, वो कहते हैं कि जो जॉब्स की कमी है, जो लो वेजेस की कमी है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग उनके जैसे के पास चॉइस नहीं है अपने घर पे काम करने का। एक तो आप ये कह सकते हो कि ये भी प्रेजेंट ही है, सेज लिखा हुआ है, वो इस बात को कह रहे हैं, तो वो रूम शेयर कर रहे हैं इतने लोगों के साथ और वो इस बात को कह रहे हैं, तो हमको इससे भी समझ में आ रहा है कि जो पी है वो एस और टी के बाद में आएगा, एस और टी के पहले नहीं आ सकता। क्यों एस और टी के पहले नहीं आ सकता? क्योंकि पी में लिखा हुआ है कि उनके जैसे लोग मूव कर रहे हैं, तो लाइक देम कौन है? ये जो उनके 3 बाकी फ्रेंड्स हैं वो उन्नाव से ही आए हैं। तो एक तो इस तरीके से भी आप कनेक्शन बना सकते थे कि टी और पी का कनेक्शन था। समझ में आया सभी को? एक बार दोबारा समझे। चलो अब एक बार दोबारा समझते हैं। ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया कि एज अ स्टूडेंट आपको कैसे सॉल्व करना था। अब मैं आपको एक ऐसा टीचर समझाने वाली हूँ। सबसे पहले तो देखो यहाँ ही लिखा था, यहाँ पे राजकुमार का शॉर्ट नेम लिखा था जबकि यहाँ फुल नेम लिखा था, यहाँ पे भी ही लिखा था, यहाँ पे भी ही लिखा था और यहाँ पे भी ही लिखा था। तो मुझे ये चीज़ क्लियर हुई कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्यों होगा। अगला, वो बेंड कर रहे हैं फ्रेशली कॉट फिश की क्रेट्स। क्रेट्स अंडे की क्रेट्स देखिए, पेप्सी की क्रेट, अंडे की क्रेट, क्रेट में जिसमें सारा सामान एक साथ रखा हुआ है। तो ये जो फिश है वो उनको बेच लेते हैं। तो वो अभी उन फिशेस को देख रहे हैं और वो 1000 रुपये कमा लेते हैं इन्हीं फिशेस को सेल आउट करके। दीज लिखा हुआ था तो तुमको समझ में आया कि यहाँ पे फिश की बात हो रही थी, तो यहाँ पे भी फिशेस की बात हो रही थी। दीज लिखा हुआ था। एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के बाद आता है। क्यू और यू में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अगला, अब उनकी कहानी बताई गई कि वो 5 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और आज वो एक कमरा शेयर कर रहे हैं 3 लोगों के साथ जो उन्नाव से हैं। तो अगला पेयर जो हमारा बना वो किसका बना? एस और टी का बना। अगली बात, अब मुझे समझ में आया कि एस और टी में भी राजकुमार की बात हो रही है, पी में भी राजकुमार की बात हो रही है। आर एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसमें अगर आप देखोगे तो इनकी कोई यूनिक स्टोरी नहीं है। पिछले 10 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मूव कर चुके हैं। मतलब एक तरीके से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लग रहा है कि ऑथर ने राजकुमार की पूरी स्टोरी बताई और फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि राजकुमार जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मूव कर चुके हैं। तो हमको ये भी समझ में आ गया कि आर लास्ट में आएगा। तो हमारा एस और टी यहाँ आ चुका है। बस हमको पी की पोजीशन देखनी है, पी कहाँ आएगा। पी के पास ये भी हो सकता है, पी के पास ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं पी यहाँ लगाती हूँ तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं बन रहा क्योंकि जॉब्स की कमी है, लो वेजेस की कमी है, इतने सारे लोग उनके जैसे, उनके पास चॉइस नहीं है। ये सब बातें तो एस और टी में हो रही थी कि वो मूव किए, उनके दोस्त 3 लोग और मूव किए। तो ये सब बातें तो एस और टी में हो रही थी। इसका मतलब पी का जो लिंक है ना वो यहाँ पे है, ना कि यू के साथ है। So what is the final answer? Final answer is Q, U, S, T, P and R. एक बार फ्लो चार्ट बना लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड। Q, U, S, T, P and R. Q और U these fishes, these की हेल्प से बना। S और T आपका पास्ट और प्रेजेंट क्रोनोलॉजी की हेल्प से बना। और मैंने पता था क्रोनोलॉजी कब लगती है? क्रोनोलॉजी तब लगती है जब आपको कोई स्टोरी दे रखी होती है। तो यहाँ पे स्टोरी दे रखी थी, इसलिए हमने क्रोनोलॉजी लगाई कि पहले पास्ट लिखा फिर प्रेजेंट लिखा। आर में कंक्लूजन था पूरे पैसेज का कि तमिलनाडु में जॉब्स नहीं है, बहुत सारे लोग उनके जैसे मूव करें। तो पूरे पैसेज को एक लाइन में बोल दिया। अब बात बची पी की। तो पी में वही लिखा हुआ था कि वो ये कह रहे हैं। अगर एक तरीका तो ये भी था पी को समझने का कि ये भी प्रेजेंट ही है, तो पास्ट से पहले तो नहीं आ सकता। तो एक तरीका तो ये था समझने का कि पी यहाँ नहीं आ सकता, तो सिर्फ एक ही पोजीशन बची थी पी के पास ये। दूसरा तरीका ये था पी को समझने का कि यहाँ पे भी मूव आउट करने की ही बात हो रही थी और आर में भी मूव आउट करने की बात हो रही थी। इसका मतलब पी के पास सिर्फ यही पोजीशन। क्लियर? कोई दिक्कत? डिफिकल्ट है अभी, मेंस लेवल स्टार्ट किया है, अभी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा बेटा। चलो, उन्होंने क्या बोला कि जॉब्स की कमी है और क्या है, लो वेजेस है, पैसा बहुत कम मिल रहा है। चलो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा? व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच विल कम हियर? लो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। तो एनालॉगस तो नहीं आ सकता इसमें, तो लास्ट में OUS लग रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया। एनालॉगस का मतलब क्या हो गया? सिमिलर। ऑब्जेक्टिवली का कोई सेंस ही नहीं। ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका प्रीलिम्स का।
4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक आंसर मार्क करना होता है। कोई सब्जेक्टिव नहीं होता, कोई किसी के व्यू पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कोई आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते, कोई सब्जेक्टिव नहीं है, जो है वो ही है, मतलब विदाउट पार्शियलिटी कह सकते हैं, पार्शियलिटी को बायस भी कह सकते हैं। कंपैरेटिवली लो वेजेस, हाँ, उनको कंपेयर करें घर में और मतलब उन्नाव में और तमिलनाडु में कंपेयर करें तो तमिलनाडु में ज़्यादा वेजेस हैं, उनके घर में उनको पैसा कम मिल रहा है, तो कंपैरिजन तो हो ही रहा है, कहाँ ज़्यादा मिल रहा है कहाँ कम मिल रहा है, उनको घर में कम मिल रहा है, बाहर ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए वो घर छोड़ के जा रहे हैं बाहर, बिल्कुल मैच हो गया। अनकंडीशनली, अनकंडीशनल लव पता है, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, किसी भी तरह की कोई रोक ना हो, अनकंडीशनल। कंप्लीटली लो वेजेस, कोई सेंस ही नहीं, तो आंसर इज व्हाट, सी। कोई परेशानी? चलो अगला देखते हैं। वो 1000 रुपये पर डे कमाते हैं, उनकी जॉब है अलग अलग तरह के फिशेस को अलग करना, आइस बार लोड करना, और बाकी कैसे काम है, बड़े मैनुअल से टास्क होते हैं ना, मैनुअल से टास्क होते हैं जो उनके एम्प्लॉयर करवाते हैं। वो फिश बोट पे काम करते हैं, तो क्लरिकल काम तो नहीं होगा, क्लरिकल काम में तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क होता है, तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क तो नहीं होगा बोट पे। हाँ, मैनुअल काम होगा, हाथ से करने वाला, इंटेलेक्चुअल दिमाग वाला काम भी नहीं होगा, कॉग्निटिव भी माइंड रिलेटेड होता है, दिमाग वाला काम भी नहीं होगा। हैंडी तो होती है वो चीज़ अवेलेबल है जो आपके हाथ में है, उसको बोलते हैं हैंडी। हैंड रिलेटेड टास्क को हैंडी नहीं बोलते, हैंडी शब्द का मतलब होता है जो आपके हाथ में है, अवेलेबल है वो चीज़, तो हैंडी का भी कोई सेंस नहीं बना। पार्ट ऑफ स्पीच, टास्क नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, सारे ही एडजेक्टिव्स थे, तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच ने भी कोई हेल्प नहीं करी। आज बेटा आंसर्स ठीक नहीं निकलेंगे, आज के क्वेश्चंस टफ हैं क्योंकि हम मेंस लेवल पे आ चुके हैं, तो आंसर्स तो आपके ठीक नहीं निकलने वाले हैं, बट आज आप बहुत सीखने वाले हो। चलो अगला, 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से थे भाई? QUSTPR था, QUSTPR, तो TP हो गया। ये जो सेंटेंस है ये किन 2 सेंटेंस के बीच में फिट कर सकता है? चलो बताओ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दे अराइव, वो आते हैं, अकेले आते हैं या फिर फैमिली के साथ आते हैं काम करने के लिए इन सारे सेक्टर्स में, तो बताओ ये वाला सेंटेंस कहाँ आएगा? दे अराइव किसके बाद आएगा ये वाला सेंटेंस, आराम से बता दोगे? तो दे अराइव, तो ये लोग कहाँ अराइव करते हैं? ये इन लोगों की बात है, लोग के पास चॉइस नहीं होती, वो अराइव करते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। पीपल नाउन तो यहीं दे रखा था, इसमें भी कोई प्लूरल नाउन नहीं था। फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वगैरह की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही, फ्रेंड्स तो सिर्फ हार्बर पे ही काम कर रहे थे, तो इसके बाद भी नहीं आएगा। इसमें कोई प्लूरल नाउन था ही नहीं, इसमें भी नहीं था और इसमें भी नहीं था, तो मतलब पी के बाद आएगा, मतलब 1 2 3 4 फिफ्थ और 6 सेंटेंस के बीच में आएगा, तो आंसर बताओ क्या हुआ? आंसर इज फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में आएगा। चलो बहुत बढ़िया, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, अगले के लिए तैयार? चलो ऑल द बेस्ट, सभी के पास 4 मिनट का टाइम है और आपका 4 मिनट का टाइम फिर से शुरू होता है अब।
चलिए लेट्स डिस्कस, देखते हैं कितने लोगों के कितने पेयर्स ठीक बने। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी पैराजंबल को सॉल्व करने में? राइट, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया? रीड किया। जस्ट 1 सेकंड, मुझे आप लोगों के कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? हाँ, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ, ओके। पॉलिटिकल पार्टीज जो है सबसे ज़्यादा विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो जब चीज़ें खराब होती हैं उनकी फंक्शनिंग में, तो लोग जो है पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग। कॉन्सिक्वेंटली का मीनिंग होता है एज अ रिजल्ट, इस चीज़ का रिजल्ट क्या ये निकला। तो इससे तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती। कॉन्सिक्वेंटली स्टार्टर नहीं होता, इससे आप सेंटेंस को स्टार्ट पैराजंबल में नहीं कर सकते, पैराजंबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो किस चीज़ का रिजल्ट ना, पहले वो चीज़ बतानी पड़ेगी। लॉयल्टी जो है प्रिंसिपल्स की या पॉलिसीज की, वो कुछ ले लेती है। कौन सी चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि पर्सनल लॉयल्टी है या नहीं लीडर को, जो रियल बेसिस बन जाता है सर्वाइवल का पार्टी के अंदर। दिस लिखा हुआ है, फिर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये चीज़ यूनिक नहीं है हमारी कंट्री में, पूरी दुनिया भर में सिटीजन्स अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं जिस तरीके से जो पार्टीज होती हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती। तो हर कोई अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। द फर्स्ट चैलेंज, तो किस चीज़ का चैलेंज? पहला चैलेंज है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टिसिपेटरी होने की बजाय बहुत सारी पार्टीज जो है पावर को कंसंट्रेट कर देती है, कुछ ही लोगों के हाथ में सारी की सारी पावर आ जाती है। फिर से दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इसकी वजह से जो ऑर्डिनरी पार्टनर्स हैं वो मार्जिन्स पे ही रहते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक्सेस नहीं होता है, उनके पास इन्फ्लुएंस नहीं होता, उनके पास वो पावर नहीं होती है कि वो पॉलिसी बना सकें या चेंज कर सकें। फिर से दिस आ जाता है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इसकी वजह से इसके बाद हम दूसरे चैलेंज पर आते हैं, डायनेस्टिक ससेक्शन। ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड सिस्टम है ही नहीं, कुछ ही फैमिली मेंबर्स जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर से एज अ रिजल्ट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इसकी वजह से पार्टी लीडर्स जो हैं अपनी अथॉरिटी को अपने पास ही रखते हैं, डिसीजन ले लेते हैं पार्टी के नाम पे, और कोई भी इंसान उनके खिलाफ नहीं हो सकता। जो लोग डिसअग्री करते हैं वो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। समय के साथ फिर से दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो डिससैटिस्फैक्शन है, ये 4 क्रिटिसिज्म में आया है, किस तरीके से पार्टीज काम करती हैं, चैलेंजेस जिनको टैकल करना चाहिए अगर पार्टीज को क्रेडिबल रहना है और इफेक्टिव रहना है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो हमने सारे स्टेटमेंट्स रीड करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेटमेंट्स थे। तो हमको ये तो समझ में आ गया क्लियरली कि आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट पी होगा। कोई दिक्कत किसी को इस चीज में कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट पी में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ हम पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू फॉर्म सर्टेन पेयर्स। तो सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ सभी लोग, पॉलिटिकल पार्टीज की जब फंक्शनिंग गलत होती है, लोग पार्टीज को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये हमारी कंट्री में नहीं, सब में होता है। लोग, सिटीजन्स मींस लोग, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं पार्टीज के ऊपर। तो पी में जो बात दे रखी थी वही चीज आर में भी दे रखी है। पी और आर के कॉम्बिनेशन में किसी को कोई भी दिक्कत? तो पीपल पार्टीज को जिम्मेदार ठहराते हैं, ध्यान से देखना बेटा। सिटीजन्स अपना फ्रस्ट्रेशन पार्टी पर डालते हैं, वही बात थी। तो ये चीज हमारी कंट्री में यूनिक नहीं है, सब जगह होता है। पी और आर के पेयर में कोई दिक्कत? चलो कुछ और कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे फर्स्ट चैलेंज दे रखा था और यहां पे सेकंड चैलेंज दे रखा था। तो सभी को क्लियर है कि एस पहले आएगा, यू बाद में आएगा। हो सकता है एस का एक्सप्लेनेशन किसी ने दे रखा हो तो बीच में कुछ स्टेटमेंट्स आ जाए, लेकिन ये बात क्या सबको क्लियर है कि एस पहले आएगा और यू जो है बाद में आएगा। कोई दिक्कत किसी को इस चीज में? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 4 क्रिटिसिज्म्स हैं जिसमें पहला ये है और दूसरा ये है। तो ये भी समझ में आ रहा है कि एस और यू से पहले डब्ल्यू भी आएगा। तो पहले डब्ल्यू आएगा फिर एस आएगा। अब इनके बीच में कितने स्टेटमेंट आएंगे वो भी क्लियर नहीं है क्या, बट डब्ल्यू एस यू का कॉम्बिनेशन क्लियर है सभी को? यस, यस और नो माय चैंपियंस। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे। एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, तो क्या सभी को ये बात क्लियर है कि 4 हैं, उनमें से पहला बताया और फिर दूसरा बताया? 4 हैं, उनमें से पहला बताया फिर दूसरा बताया। तो यहां पे लिखा हुआ था 4 हैं, उनमें से पहला ये है और फिर दूसरा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार ना दोबारा से क्लोज करके ओपन करते तो शायद दिखने शुरू हो जाए। अब दिख रहे हैं।
नहीं दिख रहा है अभी भी, लास्ट वाला ना PR ही लिखा हुआ है अभिषेक परमार का, कोई बात नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ था बिकॉज ऑफ दिस। क्या लिखा हुआ था? बिकॉज ऑफ दिस। तो इस दिस का सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं, कौन सा दिस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी पार्टनर्स, ऑर्डिनरी मेंबर्स मार्जिन पे आते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स मार्जिन पे क्यों होंगे? क्योंकि पावर कुछ के पास ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर कुछ के पास ही है, इसकी वजह से जो बाकी लोग होते हैं वो मार्जिन पे रहते हैं। पावर कुछ के पास ही है, इसी वजह से बाकी लोगों के पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक्सेस नहीं होता है। पावर कंसंट्रेटेड है, इसकी वजह से उनके बाकी लोगों के पास इन्फ्लुएंस नहीं होता है। क्या एस और टी का पेयर क्लियर है सभी को? एवरीवन, एस और टी का पेयर क्लियर है? चलो, तो अब बाकी मेंबर्स क्या हुए? मार्जिन पे रह गए। क्या इसी बात को किसी और स्टेटमेंट में भी बोला गया है? इसी बात को कि एक ही लीडर है टॉप पे, एक ही इंसान है टॉप पे, बाकी सब मार्जिन पे हैं। इसकी वजह से क्या होता है? पार्टी लीडर्स अथॉरिटी को और ज्यादा सेंट्रलाइज कर लेते हैं। पार्टी लीडर ही सब कुछ डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो मार्जिन पे हैं, बाकी लोगों के पास तो एक्सेस नहीं है, इस वजह से लीडर ही सब कुछ कर लेता है। तो बाकी लोगों के पास तो डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, उनके पास तो इन्फ्लुएंस ही नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि यही लोग डिसीजन ले लेते हैं, पार्टी लीडर ही। जो लोग खिलाफ होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? एस और टी में जो बात लिखी हुई है वो वी में एक्सप्लेन की गई है। एस और टी में जो बात लिखी गई है वो वी में भी एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और बचा है, वो और बता दो कौन सा है। इन सब का रिजल्ट क्या होता है? जो लोग डिसअग्री करते हैं उनको निकाल देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? जो लोग लीडर की बात नहीं मानते उनको एज आउट कर दिया जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? तो लॉयल्टी जो है वो लॉयल्टी टू द लीडर हो जाती है। तो जो लोग डिसअग्री कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, इसका मतलब जो इंसान लीडर के लिए लॉयल है वही सरवाइव कर सकता है। तो जो वी में बात दे रखी थी कि जो लोग डिसअग्री कर रहे हैं उनको निकाला गया है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको क्यों में दे रखा है, सॉरी उसका रिजल्ट आपको क्यों में दे रखा है कि इसका रिजल्ट ये होता है कि जो लीडर के लिए लॉयल होता है वही सर्वाइव करता है, जो लीडर के लिए लॉयल नहीं होता उसको निकाल देते हैं। तो वी का एक्सप्लेनेशन क्यों में। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, जगह भी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। अब इनको इनकी जगह पे लिख दो, WST VQ एंड। कितने लोगों को समझ में आया? यस और नो माय चैंपियंस? एक बार दोबारा से समझे? चलो एक बार दोबारा से समझते हैं। डिफिकल्ट, इजी नहीं है, बट समझ में आना इंपॉर्टेंट है। चलो 3 4 5 6, यहां बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली लिखा था, यहाँ पे दिस लिखा था, यहाँ पे द फर्स्ट चैलेंज लिखा था, यहाँ पे दिस लिखा था, यहाँ पे दिस लिखा था, यहाँ पे एज अ रिजल्ट लिखा था, यहाँ पे दिस लिखा था। इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? पी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लोग पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं, और यही बात दे रखी थी यहाँ पे कि सिटीजन्स जो है पार्टी जैसे फेल होती है उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो ये दोनों बातें सेम थी, लोग पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं, सिटीजन्स पार्टी फेल होती है उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। तो इसका मतलब पी और आर का पेयर था। अगली चीज, 4 क्रिटिसिज्म्स है, पहला ये है और दूसरा ये है। तो हमको ये समझ में आया कि W पहले आएगा, फिर S आएगा, फिर U आएगा। कितना पहले आएगा कितना बाद में आएगा ये तो नहीं क्लियर हुआ, बट इतना क्लियर हुआ कि W में बोला हुआ है 4 है, उसमें से पहला बताया और फिर दूसरा बताया। चलो अब अगली बात देखते हैं। अब मेरे पास जो स्टेटमेंट्स बचे हुए थे मैंने उनको सबसे पहले बेटा मार्क किया। एक तो मेरे पास लिखा हुआ था एज अ रिजल्ट वाला, एक मेरे पास बचा हुआ था बिकॉज ऑफ दिस वाला, एक मेरे पास बचा हुआ था कॉन्सिक्वेंटली वाला। ये 3 ही बचे हुए थे। अब मुझे इन्हीं तीनों को बताना था कौन किसके बाद आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी पार्टी मेंबर्स मार्जिन पे आ जाते हैं। क्यों मार्जिन पे आएंगे? क्योंकि पावर कुछ ही लोगों के पास है। पावर कुछ ही लोगों के पास है तो इसका रिजल्ट है कि बाकी लोग के पास पावर नहीं रहती, बाकी लोगों के पास पावर नहीं रहती, बाकी लोगों के पास इन्फ्लुएंस नहीं रहता। तो ये जो टी है वो एस का रिजल्ट है। एस और टी के पेयर में कोई दिक्कत? पावर कुछ ही लोगों के पास रहती है तो बाकी लोगों मार्जिन पे आ जाते हैं, उनके पास पावर नहीं रहती। चलो अगला, यहाँ पे लिखा हुआ था जिन लोगों को जो लोग डिसअग्री करते हैं उनको निकाल दिया जाता है।
जो लोग डिसएग्री करते हैं उनको निकाल दिया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो इंसान लॉयल होगा वही सरवाइव कर पाएगा। डिसएग्री वालों को निकाल रहे हैं, इसका मतलब जो लॉयल होगा वही सरवाइव कर पाएगा। वी और क्यू का पेयर था, एस और टी का पेयर था, वी और क्यू का पेयर था। हो गया अरेंज। अब इजी लग रहा है सभी को? मैम हमने टी और यू का पेयर बना लिया। कोई बात नहीं बेटा, आपका पेयर मैं चेक कर लेती हूँ। टी और यू का पेयर बनाया आपने। टी में क्या लिखा हुआ था? दिस बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डिनरी पार्टी मेंबर्स रिमेन ऑन दी मार्जिन, उनके पास एक्सेस नहीं होता। फिर सेकंड चैलेंज तो डायनेस्टी वाला आ गया। फिर ये सब कहाँ लगाओगे? वी और क्यू कहाँ लगाओगे? अगर आपने टी के बाद यू लगा दिया मतलब आप दूसरे चैलेंज पर आ गए। फर्स्ट चैलेंज को पूरी तरीके से बिना एक्सप्लेन किए। दूसरा चैलेंज ये है कि अपनी फैमिली के मेंबर्स को ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे तो फैमिली की कोई बात ही नहीं हो रही वी में, क्यू में भी फैमिली की कोई बात नहीं हो रही, तो यू के बाद तो ये वी और क्यू आ ही नहीं सकते। इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस आउट किया है। समझ आई गलती? जिन लोगों ने टी और यू का पेयर बनाया था सभी को एक बार फ्लो चार्ट बनाएंगे ना और क्लियर हो जाएगा। फ्लो चार्ट से आपको आपकी सारी गलतियां समझ में आ जाती है। पी आर डब्ल्यू एस टी वी क्यू यू, पी आर डब्ल्यू एस टी वी क्यू यू। पी और आर में एक ही बात हो रखी थी, दिस से कनेक्टेड था कि सिटीजन्स जो है पार्टी पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। डब्ल्यू में बोला था टोटल 4 है, एस में था उसमें से पहला वाला ये है और यू में था उसमें से दूसरा वाला ये है। अब एस की ही बातें 3 में लिखी हुई थी कि पावर एक ही जगह होती है तो बाकी लोग को क्या हो जाते हैं? बाकी लोग इग्नोर हो जाते हैं। अच्छा, वी और क्यू का पेयर कैसे बना कि लोगों को निकाल दिया जाता है जो डिसएग्री करते हैं, तो इसकी वजह से लॉयल्टी ही बेसिस बन जाता है पार्टी में रहने का। So this was the entire sequence. Clear? पहले मुझे बताओ, आपने जो पेयर बनाया आपका पेयर गलत क्यों था? वो समझ में आया सभी को? एवरीवन, कि आपने जो पेयर बनाया आपके पेयर में गलती क्या थी? यू वाली बात तो कहीं आगे दी ही नहीं रही थी। यू का एक्सप्लेनेशन तो कहीं आगे था ही नहीं। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते थे, यू का एक्सप्लेनेशन कहीं आगे नहीं था। यू में फैमिली की बात कर दी गई थी और यू फैमिली का स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं था और कोई। तो हमको ये भी समझ में आ रहा था इससे कि यू तो लास्ट में आएगा, क्योंकि यू में फैमिली की बात करी गई और फैमिली की बात तो कहीं नहीं की गई थी, तो यू तो लास्ट में ही आना था। यू को कहीं भी बीच में लगाया होगा तो गड़बड़ कर दी होगी। क्लियर सभी को? आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हाँ, तो जिस बच्चे ने यू टी बना दिया या यू के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन बना दिया, यू एकदम लास्ट में आना था क्योंकि फैमिली की बात कहीं नहीं करी गई थी। तो यू का एक्सप्लेनेशन तो कहीं दिया ही नहीं था, तो यू के बाद तो कुछ आ ही नहीं सकता था। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। लॉयल्टी टू प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज, प्रिंसिपल और पॉलिसी पे लॉयल्टी नहीं रहती है, लॉयल्टी लीडर की हो जाती है। तो लॉयल टू प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज क्या ले लेता है? बैक सीट ले लेता है, राइट। ये पीछे हो जाता है। तो पार्टी के लोग विचारधाराओं को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके, पॉलिसीज को लेके लॉयल नहीं रहते, वो लोग लीडर को लेके लॉयल रहते हैं और वही रियल बेसिस बन जाता है सर्वाइवल का। ब्रेक सभी को पता है, जोक, मजाक, बो मीन्स झुकना, बुलेट मीन्स गोली। चलो अगला, आर में कुछ एरर है, बताना क्या एरर है? आइडेंटिफाई करो एंड टेल मी, क्या एरर समझ में आ रहा है सभी को आर में? ये जो है हमारी कंट्री में यूनिक नहीं है, पूरी दुनिया में सिटीजन्स प्लूरल नाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं उस तरीके पे जिस तरीके से पार्टीज फेल होती हैं डिलीवर करने में अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई एरर ही नहीं था, फालतू पने में एरर ढूंढने में लगे हुए थे। आंसर वॉज ई। आंसर क्या था? नो एरर एट ऑल। कोई भी एरर नहीं था पूरे के पूरे में। कहाँ से मिला आपको एरर? चलो अगला क्वेश्चन, एरर बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ ये जो ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन है ये कन्वर्ट हो गया है 4 मेजर बुराइयों में जिस तरीके से पार्टीज काम करती हैं। चैलेंजेस जिनको टैकल करना है, अगर पार्टीज आर टू बी रिमेन, टू के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, रिमेन वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगी तो है, तो बी क्यों लिखा है? या तो टू के साथ बी लगाओ या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, दोनों एक साथ थोड़ी ना लगा सकते हो। हाँ, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। तो इसका मतलब एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। आर टू बी रिमेन नहीं आएगा, आर टू रिमेन आएगा। अगर उनको विश्वसनीय रहना है, काम इफेक्टिव रहना है कि वो काम करें अच्छे से। चलो अगला, फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो पहला चैलेंज क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टिसिपेटरी होने की जगह बहुत सारी पार्टीज क्या करती हैं, पावर को कंसंट्रेट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भाई, तो कंसंट्रेटेड तो गलत है, हाँ कंसंट्रेटिंग भी गलत है, कंसंट्रेट आएगा। चलो, इन दी हैंड ऑफ अ जस्ट वन, इन दी हैंड ऑफ अ जस्ट वन, अ और वन एक साथ क्यों लिख दिया भाई? अ और वन एक साथ क्यों लिखेंगे? दोनों का मतलब ही सेम होता है, तो ये भी गलत हो गया। इन दी हैंड्स ऑफ जस्ट वन और अ हैंडफुल ऑफ लीडर्स, राइट। आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी। कोई दिक्कत? चलो, इंट्रोडक्टरी टर्मिनल क्या हुआ? इंट्रोडक्टरी वॉज पी एंड टर्मिनल वॉज यू, पी एंड यू। एक और के लिए तैयार? रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। 4 मिनट का टाइम है फिर से आप सभी के पास।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस वन नाउ। देखते हैं कितने लोगों का ये ठीक निकला। 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स आ देयर। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं एक बार ना, इसको मुझे अरेंज करके बताओ जल्दी से। कहाँ गया? हाँ, अरेंज दिस एंड टेल मी। कृता युग और त्रेता युग, समवन born in Kali Yuga has, और द्वापर युग had a person who was born in the same goal that, अच्छा, तो someone born in Kali Yuga has the same goal that a person who was born in कृता युग और त्रेता युग और द्वापर युग had। एक सेकेंड, वो ए था। BEDAC है ऐसा कोई ऑप्शन? कुछ गड़बड़ करी हमने? उसको दूसरी तरीके से ही बना सकते हैं, तो इसको ऐसे देखते हैं। फिर दूसरा क्या बन सकता है? दूसरी तरफ से कंपैरिजन करें तो अ पर्सन हु वाज born in, हाँ, कृता युग और त्रेता युग और द्वापर युग had the same goal that up that had the same goal that someone born in Kali Yuga has। एक DACEB भी बन सकता है, दोनों ऑप्शंस का हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। बी वाला तो कोई है ही नहीं, हाँ DACEB है, तो आंसर इज ए। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मैनी ऑफ यू। कोई दिक्कत? तो उसको दो तरीके से कर सकते थे। पहला तरीका क्या था कि एक्चुअली इसमें कंपैरिजन हो रहा था, तो फर्स्ट को सेकंड से भी कंपेयर कर सकते थे और सेकंड को फर्स्ट से भी कंपेयर कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे दो बनाए। तो पहला हमने क्या किया, जो इंसान कृता या त्रेता युग में पैदा हुआ है उसको हमने कंपेयर किया काली युग से, और दूसरे में हमने क्या किया, जो काली युग में पैदा हुआ है उसको हमने कृता और त्रेता युग से कंपेयर किया। पहले मुझे तो समझ में आया नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। आई एम लुकिंग एट योर आंसर्स, सॉरी आई एम लुकिंग एट योर कॉमेंट्स। समझ में आया या नहीं आया कि मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने दो ऑप्शंस क्यों बनाए? आगे बढ़े, चलो। अब ये तो बाकी के क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, अब इसको करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। तो हमने क्या किया, एक एक करके सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। कंडीशंस जो है अदर लिखा हुआ है तो ये स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता। बाकी युग्स में जो कंडीशंस थी वो क्या थी, अकेले मेडिटेशन के लिए इस तरह की जो वर्शिप होती थी वो काली युग में पॉसिबल नहीं है और मॉडर्न एरा में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब जगह भीड़ ही भीड़ है। द गोल देन मीन्स तब, कब गोल, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उस समय गोल मोक्ष होता था, अभी भी मोक्ष ही है, ऐसा वेलुकोडी कृष्णन कहते हैं एक स्पीच में, लेकिन जो मेथड है उस गोल को काम करने की तरफ वो उन युग्स में डिफरेंट होता था। वन वे तो किसका वे? एक तरीका क्या था कि आप एक्सपेक्ट करो कि बाकी लोग आपको सपोर्ट करेंगे जब आप अपना धर्म कर रहे हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना धर्म करो बिना किसी के ऊपर डिपेंड होके। इन दिन हमें दूसरों का सपोर्ट चाहिए होता है जब हम अपना धर्म कर रहे होते हैं। गिवन आर प्री ऑक्यूपेशन, हम इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं चीज़ों में कि हमारा कंट्रोल नहीं होता है हमारी इंद्रियों पे, जो कि ज़रूरी है मेडिटेशन के लिए। दो तरीके होते हैं धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, हो सकता है स्टार्टिंग। फिर ये तो हमने कर ही लिया कि एक ऐसा इंसान जिसका जन्म कृता युग या त्रेता युग में हुआ है उसका भी सेम ही गोल है जिस इंसान का जन्म काली युग में हुआ है। ठीक है, ये भी हो सकता है। पहले युग्स में लोग जो बहुत अपनी ज़िंदगी मेडिटेशन में बिताया करते थे, वो फॉरेस्ट में, हिल में रहते थे, रिवर बैंक पे रहते थे, ओशन के पास रहते थे और ध्यान को साइलेंस में करते थे। अकेलापन और साइलेंस रिक्वायर्ड होता था अनइंटरप्टेड मेडिटेशन के लिए। ये भी स्टार्टिंग हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक बार सारे स्टेटमेंट्स रीड किए और हमको आइडेंटिफाई क्या हुआ कि इन तीनों में से कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। अभी मुझे नहीं समझ में आया, एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। चलो अब कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशंस इन अदर युग्स। अदर युग में जो कंडीशन है वो क्या है, अकेले मेडिटेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, है ना, इज नॉट पॉसिबल दे रखा है, तो बाकी युग्स में नहीं हो सकता ये। मतलब इससे पहले ऐसा लिखा होगा कि किसी युग में होता था,
पी में लिखा हुआ है कि बाकी युग्स में नहीं हो सकता, मतलब पी से पहले ऐसा स्टेटमेंट आएगा जिसमें लिखा होगा कि पहले किसी युग में होता था। तो मुझे बताओ पी से पहले क्या आएगा? आप ही लोग बताओगे मुझे। आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स नाउ। हाँ, पी से पहले क्या आएगा? एवरीवन आंसर मत बताओ मुझे, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो अभी। पूरा सीक्वेंस मत बताओ। कौन से में लिखा हुआ है कि हाँ किसी युग में हुआ करता था, वो यू में लिखा हुआ है। मेडिटेशन हुआ करता था, अकेले होता था। तो क्या सभी को यू और पी का पेयर क्लियर है? कोई भी दिक्कत यू और पी के पेयर में? चलो, अच्छा काली युग में पॉसिबल नहीं है। काली युग में क्यों पॉसिबल नहीं है? पी का एक्सप्लेनेशन किसमें है बताओ? पी में लिखा हुआ है काली युग में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारा कंट्रोल ही नहीं है हमारी इंद्रियों के ऊपर। वी मे नॉट हैव कंट्रोल ओवर इंद्रिया और इंद्रियास। क्या समझ में आ रहा है? पी का एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखा है। हाँ, चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वेज है। इनमें से पहला वे किसमें दिया हुआ है? 1 वे इज दिस। क्या समझ में आया? एस के बाद आर आएगा। यू पी एस और आर में कितने लोगों को दिक्कत है? प्लीज आस्क। आई होप किसी को भी नहीं है। चलो अभी मैं दोबारा भी समझाऊंगी, डोंट वरी। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है आई विल एक्सप्लेन अगेन। चलो अब मेरे पास कौन कौन से स्टेटमेंट्स बचे हैं पहले तो वो देखते हैं। तो मेरे पास एक तो बचा है टी और एक मेरे पास बचा है क्यू। तो पहले इन दोनों का सीक्वेंस बनाते हैं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोल तब भी मोक्षा था अब भी मोक्ष था। अब भी मोक्ष मतलब कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किस स्टेटमेंट में हो रहा है? गोल तब भी मोक्ष था अब भी मोक्ष है, तो गोल जो सेम ही है। ये बात तो टी में दे रखी थी, गोल सेम है। गोल तब भी यही था अब भी यही है। टी और क्यू के पेयर में कोई दिक्कत? तो हमारे 2 सीक्वेंस बन चुके हैं। एक हमारा टी बन चुका, टी क्यू बन चुका है और एक हमारा यू पी एस आर बन चुका है। अब अगला स्टेप क्या है? अब बस अगला स्टेप ये है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि टी क्यू वाला पहले आएगा या यू पी एस आर वाला पहले आएगा। बताओ कौन सा पहले आएगा? यू पी एस आर या टी क्यू? सबकी बात किस में हो रही है? एक जनरल स्टेटमेंट किस में दे रखा है? जनरल स्टेटमेंट तो टी क्यू में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? टी और क्यू पहले आएगा, यू पी एस आर बाद में आएगा। What is the final sequence? Final sequence is T, Q, U, P, S and R. कोई परेशानी किसी को? एक्चुअली क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम होती है जब मैं ना क्लास कहीं और से लेती हूँ कि घर पे क्या होता है, मेरे पास 2 सिस्टम्स होते हैं। तो एक पे आपके कमेंट्स चल रहे होते हैं और एक पे मेरा एक्सप्लेनेशन चल रहा होता है। तो मैं दोनों साथ के साथ देखते हुए चली जाती हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही सिस्टम है मेरे पास, तो उसी पे मेरी क्लास चल रही है और मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रही। कमेंट्स देखने के लिए ना मुझे पूरा विंडो चेंज करना पड़ रहा है। तो हाँ, आई होप वो चीज़ आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं कि मैं रुक-रुक के कमेंट्स देख रही हूँ, मैं साथ के साथ एक्सप्लेनेशन के नहीं देख पा रही। एक बार दोबारा समझे? चलो बहुत सारे बच्चों के ठीक निकले हैं। चलो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। पहले मुझे बताओ, क्या सभी लोगों को टी और क्यू का कॉम्बिनेशन क्लियर था? सेम गोल था, आज के युग में भी और उस युग में भी। गोल क्या था? तब भी मोक्ष था, आज भी मोक्ष है। सेम गोल था, गोल में कोई चेंज नहीं था। तो यहाँ पे बोला सेम गोल था, यहाँ पे उस गोल के बारे में बता भी दिया। चलो अगला, पहले अकेलापन मिल जाता था लेकिन बाकी युग में अकेलापन नहीं मिला। पहले सॉलिट्यूड होता था लेकिन अब सॉलिट्यूड नहीं है, अब पॉसिबल ही नहीं है। यू और पी के में कोई दिक्कत? तो पहले अकेलापन होता था, अब नहीं है। चलो अगला, 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, एस और आर में कोई दिक्कत? तो टी और क्यू बन गया है, यू और पी बन चुका है, एस और आर बन चुका है। अच्छा, अब यूपी पहले आएगा या एस आर बाद में आएगा? एस जो है पी का भी एक्सप्लेनेशन है। अब पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। अब मेडिटेशन करना इतना पॉसिबल नहीं है, ऐसे अकेले जाके बैठना इतना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो पी और एस का भी एक पेयर था, तो एक सीक्वेंस बना यूपी एस आर
एक सीक्वेंस बना टी और क्यू, अब टी क्यू वाला पहले आएगा या यूपीएसआर वाला पहले आएगा, ये कैसे पता चला हमको? तो अगर आप देखोगे तो टी क्यू वाला पहले आएगा, क्यों? क्योंकि हम इसमें जनरल स्टेटमेंट बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, और फिर हमने आगे की बात करी। दूसरा तरीका ये भी था, मेथड डिफरेंट था। मेथड क्या था? पहले अकेले रह के मेडिटेशन करते थे, अब नहीं कर सकते। तो मेथड डिफरेंट था, और वो डिफरेंट मेथड क्या था वो यूपीएसआर में एक्सप्लेन किया गया। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि यूपीएसआर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्यू। यूपीएसआर जो है क्यू का एक्सप्लेनेशन है, मतलब टी क्यू पहले आएगा, यूपीएसआर बाद में आएगा। एक बार बना लेते हैं, टी क्यू यू पी एस एन आर। इसमें तो लिखा हुआ है 2 वेज हैं, और फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट वन ये है, तो इसलिए एस और आर का पेयर बना। यू और पी का पेयर क्या बना कि पहले तो अकेले लोग रह के मेथड मेडिटेशन कर लेते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल ही नहीं है। पी और एस का पेयर कैसे बना था? पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। टी और क्यू का पेयर कैसे बना? सेम गोल है, और वो सेम गोल क्या है वो क्यू में बताया हुआ है। क्यू और यू का पेयर कैसे बना था कि मेथड डिफरेंट है, वो मेथड डिफरेंट कैसे है वो आगे बताया हुआ है। तो हर कॉम्बिनेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट दे रखी। क्लियर? कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी किसी को भी? डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या? अभी डिफिकल्ट लगेगा बेटा, बट जैसे जैसे रेगुलर आते रहोगे ना, आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस भी करते हैं, इसके मेंस लेवल है भाई, सीक्वेंस के अलावा क्वेश्चंस भी आएंगे। चलो, आपको क्यू सेंटेंस को चेंज करना है, और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। चलो, तो क्यू सेंटेंस पहले पढ़ ले, क्यू को ध्यान से पढ़ो। गोल उस समय मोक्ष था, अभी भी गोल मोक्ष है, ऐसा वेलुकोडी कृष्णन कहते हैं एक स्पीच में, लेकिन जो मेथड है उस गोल की तरफ काम करने का वो अलग हुआ करता था उन युग्स में। चलो बताओ, कौन सा सेम है? कौन सा स्टेटमेंट सेम बात कर रहा है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग? सेंटेंस क्या था? मोक्ष तब भी मकसद था, आज भी मकसद है, बस तरीका बदल गया है। तो वेलुकुडी कृष्णन ने एक स्पीच में बोला कि हालांकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमेशा मोक्ष रहा है, अप्रोच तरीका जो है वो बदल गया है, वो अलग था, सही है। ओनली गोल मेडिटेशन था ऐसा तो नहीं बोला, काली युग में दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल ही गलत है। मोक्ष पहले मेन मकसद होता था, लेकिन आज के टाइम पे रिप्लेस हो गया, रिप्लेस नहीं हुआ, सेम ही है। स्पीच हाईलाइट करते कि पहले में लोग ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कमिटेड थे, अब नहीं है, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है, लिखा हुआ मोक्ष दोनों में ही ऑब्जेक्टिव सेम है। वेलुकुडी कृष्णन कहते हैं लोगों के अलग अलग गोल्स थे, बिल्कुल ही गलत है। आंसर इज ए। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सेम बात कर रहा है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पहले मुझे यहाँ पे टोन बताओगे, टोन कैसी आएगी? पहले युग्स में मेडिटेशन आसान होता था, लेकिन काली युग में नहीं है आसान। पहले युग में कंडीशंस अच्छी होती थी मेडिटेशन के लिए, बट अब अच्छी नहीं है। टोन पॉजिटिव आएगी। तो अदर युग्स में तो अच्छा था, लेकिन काली युग में पॉसिबल नहीं है। अदर युग्स में अच्छा था, अच्छा था, एनेमिकल तो डेंजरस होता है। प्रोपिशियस कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? फेवरेबल था। तो सेकेंड और थर्ड आपका दोनों को दोनों आंसर है कि भाई पुराने युग्स में तो फेवरेबल था, लेकिन अब काली युग में पॉसिबल नहीं है। चलो ये हमने कर ही लिया। सॉलिट्यूड का एक सिनोनिम बताना है और एक एंटोनिम बताना है। पहले मुझे बताओ सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? सॉलिट्यूड इज अकेलापन। तो बताओ कौन सा वर्ड इसमें अकेलापन है? डेसोलेशन कह सकते हैं अकेलापन, क्वेसेसेंस भी कह सकते हैं अकेलापन। कम्यून तो नहीं कह सकते, कम्यून तो कम्युनिटी हो गया ना साथ में। प्रिवेसी चलो एक बार को कह सकते हैं, कलेक्टिविटी नहीं कह सकते। चलो अब एंटोनिम बताना है। अकेलेपन का एंटोनिम क्या होगा? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, आपके बहुत सारे साथी हैं। वेकेंसी तो खालीपन हो गया। हाँ, कैमराडरी हो गया, फ्रेंडशिप। आज ही पढ़ा था ना ये वर्ड एडिटोरियल में, फ्रेंडशिप है। ऑटोक्रेसी, एक ही इंसान रूल कर रहा है। रेटिसेंस मीन्स चुप चुप हो, अकेलापन ही हो गया। एलिनेशन भी अकेलापन ही हो गया। तो ना ही ये एंटोनिम है, ना ही ये एंटोनिम है, ना ही ये एंटोनिम है। आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी।
पेनल्टीमेट मीन्स सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट कौन सा स्टेटमेंट था? एस। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? आई होप नहीं है। आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे पैराजम्बल्स हम करने वाले हैं आपके आगे आने वाली क्लासेस में। तो कल की क्लास और पैराजम्बल्स पे डेडिकेटेड है। जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए बात कर रहे हैं, फ्राइडे को आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लास होगी। यस, बहुत मजा आया, समझ में आया? चलो सेशन एंड करेंगे। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, for my teachers, for my family and each and everyone in my life. Thank you God for making me physically, mentally and emotionally strong. Thank you God for making me capable enough. Thank you God for giving me everything. हम थोड़ा सा टफ लगा आज, कोई बात नहीं, कल और टफ लगेगा। चलो ओके, सेशन एंड करते हैं। आज की क्लास का मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जीमेल पे। जीमेल आईडी क्या है पता ही हमने जीमेल आईडी क्यों करी? support@nimishabansal.com। मेरी ना पहले एक ईमेल आईडी हुआ करती थी, आप लोगों को पता होगी, nimisha1710@gmail.com। इस पे आप लोग रिप्लाईज मेल्स करते थे। उस निमिषा में ना डबल ए था, तो बहुत सारे लोग ना डबल ए की जगह सिंगल ए वाले पे मेल कर देते थे। और जिसकी वो आईडी थी ना, उसने मुझे परेशान होकर इतने सारे मैसेजेस करे कि मैम मेरे मेल्स पे ना कम से कम 1000 मेल्स रोज़ के आते हैं और मैं परेशान हो चुकी हूँ और मेरी यही ईमेल आईडी सब जगह है, तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए। तो इसीलिए इट्स ना कोई कन्फ्यूजन ही ना हो और ऐसा किसी और के साथ ना हो। तो इट्स लाइक support@nimishabansal.com। चलो तो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।